हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल पठानिया और आप देख रहे हैं बीइंग बायोलॉजिकल। आज हम 6th क्लास का 5th चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इसको स्टडी करेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जैसा कि नाम में बताया गया है कि हमें यहाँ चीज़ों को अलग करना है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक डायग्राम से, एक फिगर से, जहाँ पे हमें एक केटल दिखाई गई है चाय की, जिसमें हम एक सीव की हेल्प से एक प्याले में चाय डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि हम जब भी चाय पियेंगे तो उससे पहले हम टी लीव्स को अलग कर लेंगे। अब हम टी लीव्स अलग क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमें चाय बन चुकी है तो टी लीव्स हमारे लिए नॉन यूज़फुल हो चुकी हैं, तो उस नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को हमें अलग करना है अपने यूज़ के सब्सटेंस से, जो कि क्या है, चाय। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है वो है आपकी सब्जी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई सब्जी बनी हुई है, उसमें मिर्ची आपको दिख जाती है, तो खाना खाते समय आप उस मिर्ची को आराम से अलग कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को मिर्ची ज़्यादा लगती है, इसलिए उनके लिए क्या है, ये मिर्ची उनके लिए नॉन यूज़फुल हो गई, उनको अच्छी नहीं लगती है, तो उसको भी वहाँ से वो अलग कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं हम चीज़ों को कैसे अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है कुछ मैंगोज और गुआवाज का, यानी आम और अमरूद का। अगर आपको एक टोकरी में कुछ मैंगोज डाल दिए गए हैं और कुछ गुआवाज दिए गए हैं, और आपको कहा जाए कि इनको दो अलग टोकरियों में सेपरेट किया जाए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि मैंगो और गुआवा को देख के ईजीली पहचान सकते हैं हम, और इस टोकरी में मैंगो डाल देंगे, इसमें गुआवा डाल देंगे, तो यहाँ सेपरेशन हमारे लिए बहुत ईजी है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है वो आपको दिया गया है लस्सी और मक्खन का, बटर एंड बटर मिल्क का। यानी जब दही से उसको हम चर्निंग करते हैं दही की, तो वहाँ से क्या निकलता है हमारे पास? या तो हमें लस्सी मिल जाती है और मिलता है हमें बटर। ये दोनों ही यूज़फुल हैं, इनमें से हम किसी एक को भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे। लस्सी भी हम यूज़ कर लेते हैं और बटर भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही यूज़फुल सब्सटेंस हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों को हम अलग कर रहे हैं कर्ड से। तो इस तरह आपने देखा कि हम चीज़ों का सेपरेशन करते हैं अपने डिफरेंट यूजेस के लिए। कई नॉन यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं जिनको हमें बाहर निकालना पड़ता है। जब दोनों ही यूज़फुल होंगे तो हमें दोनों को अलग से यूज़ करना है, तो हम दोनों को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में दिया गया है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि हमें मिसमैच कॉलम दिए गए हैं और इन कॉलम्स को हमें मैच करना है, और ये हमें सिखाएगा एक्टिविटी कि हम चीज़ों को अलग क्यों करते हैं। तो पहला जो कॉलम है उसका पहला पॉइंट उसमें दिया गया है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हमें चावल में से स्टोन अलग करने हैं। अब उसका पर्पस हमें उसके साथ मैच करना है कि इसका हमारा कारण क्या है अलग करने का। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। अब मुझे बताइए कि राइस और स्टोन दोनों ही यूजफुल हैं? स्टोन तो यूजफुल नहीं होता है, तो ये हमारा मैच नहीं होगा। नेक्स्ट है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी जो हमारे स्टोन है वो क्या है, नॉन यूजफुल हैं। चलिए एक बार नेक्स्ट को भी देख लेते हैं, सी को भी। इन दोनों में से जो होगा प्रॉपर उसे हम टिक कर देंगे। टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, हमें क्या कहा गया है कि इम्प्योरिटीज युग को या हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग करना है। तो स्टोन क्या होता है, वो इम्प्योरिटी है और हार्मफुल भी हमारे लिए। तो जो फर्स्ट में जो परफेक्ट मैच होगा वो होगा सी। अब हमें मैच करना है व्हाट डू वी डू विद दस। अब जो अलग की हमने चीज, उसके साथ हम क्या करेंगे, जो तीसरा कॉलम है। अब हमने राइस से स्टोन अलग कर चुके हैं। अलग क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्टोन है वो हार्मफुल है हमारे लिए। तो हम यहाँ मैच करेंगे। फर्स्ट यहाँ दिया है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, हम सॉलिड को दूर फेंक देते हैं। सेकंड दिया है वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, अब ये इम्प्योरिटीज थी
तो यहाँ पे ये हम इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे। तो यहाँ पे 1, C और 2 मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। हम जो दही है उसको मथते हैं बटर अलग करने के लिए। तो इसको मैच करना है हमें ए या बी के साथ। तो ए ऑप्शन है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। अब जब हम दही को मथते हैं तो हमें मिलेगा लस्सी, छाछ मिलती है और बटर मिलता है, यानी दोनों ही यूजफुल हैं और दोनों ही हमारे काम के हैं। तो 2 मैच करेगा ए से। अब यहाँ कॉलम सी में देखेंगे हमें 1 और 3 में से एक ढूंढना है। तो 1 है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। यहाँ तो कुछ अलग फेंक नहीं रहे हम, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे क्योंकि हम दोनों को, बटर को भी और लस्सी को भी यूज़ कर रहे हैं, तो ए मैच करेगा 3 के साथ। बच गया 3। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। हमें चाय पत्ती को जो नॉन यूजफुल है इसका अलग कर देते हैं। और बी मैच करेगा ए से वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, क्योंकि अब चाय पत्ती सॉलिड है तो इसको हम फेंक देंगे। तो इस तरह से हमारी मैचिंग होती है। जो 1 है वो मैच करेगा सी के साथ और सी मैच करेगा हमारा 2 के साथ। जो 2 है ये वाला, ये मैच करेगा हमारा ए के साथ और ए मैच करेगा 3 के साथ। बच गया हमारा 3। ये मैच करेगा बी से और बी मैच करेगा 1 से। तो यहाँ हमने देखा कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं, या तो वो नॉन यूज़फुल हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, या दोनों ही यूज़फुल हैं, हमें अलग से उनको यूज़ करना है, या कोई सॉलिड है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हम चीज़ों को सेपरेट क्यों करते हैं, या कौन कौन सी टेक्निक्स हैं सेपरेट करने के लिए। अब चीज़ों को हमें अलग करना है, उस अलग करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि मैंगो और गुआवा दिखने में अलग अलग थे, तो हमने उनको अलग कर दिया। चाय पत्ती और चाय, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, तो हमने उसके स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट के हिसाब से, सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से उसको अलग किया। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। उनका साइज अलग हो सकता है, इसलिए हम उनको इसके हिसाब से अलग कर देंगे। दीज मे बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस। इनके स्टेट के हिसाब से, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस के हिसाब से अलग कर देंगे। तो हम देखेंगे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनको अलग अलग मेथड से सेपरेट किया जाता है। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन पे आएंगे कि कौन कौन से मेथड है सेपरेट करने के लिए। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यहाँ फर्स्ट मेथड दिया गया है हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना या हाथ से अलग करना। आपने देखा होगा जब भी दादी या मम्मा घर पे दाल बनाती है, पहले तो दाल निकालते हैं वो इस तरह से एक प्लेट में इस तरह से रख देते हैं, फिर उनको हाथों से उसमें से अगर कोई स्टोन हो या कोई इम्प्योरिटी हो उसको बाहर फेंक देते हैं। उस मेथड को कहते हैं हम हैंड पिकिंग। क्या कहते हैं उसको? हैंड पिकिंग। यहाँ आपको तस्वीर में भी यही दिखाया गया है कि एक अनाज की बोरी में से इम्प्योरिटीज़ को एक आदमी हाथों से अलग कर रहा है, इसकी इम्प्योरिटीज़ नीचे फेंक दी हैं, तो इसे कहेंगे हम हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग कब काम आती है? वैसे हैंड पिकिंग है क्या? दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़। अब ये कहाँ काम आएगी? क्योंकि जो अनाज है, दाल है, मान लीजिए दाल का साइज अलग होगा, इम्प्योरिटी का साइज अलग होगा, उसका रंग भी अलग होगा, तो उस इम्प्योरिटी को हम साइज के बेस पे अलग कर लेते हैं, हमारी आंखें उसको ईजिली पहचान जाती हैं। तो हैंड पिकिंग कब काम आती है? जब इम्प्योरिटीज का साइज अलग हो। ठीक है, तो उस केस में क्या काम आएगा? हैंड पिकिंग। लेकिन अगर मान लीजिए इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा हुई तो क्या हम हैंड पिकिंग से उसको अलग कर पाएंगे? उससे अलग करने में तो पूरा दिन लग जाएगा। तो हमें, अगर इम्प्योरिटी हमारी कम है तो उसी केस में हम हैंड पिकिंग से उसको अलग कर सकते हैं। तो हैंड पिकिंग काम आएगा हमारे जब इम्प्योरिटी का साइज अलग है और इम्प्योरिटी हमारी कम है, तो उस केस में हम जिस मेथड से सेपरेशन करेंगे वो है हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग जैसे कि मीनिंग ही बता रहा है, थ्रेश करना क्या होता है? पीटना, बहुत ज़ोर से पीटना। अगर मान लिया अब यहाँ पे तो अनाज की बोरी थी आपके पास,
अगर गेहूं खेत में ही खड़ी हुई है, ये गेहूं है मान लिया, जैसे गेहूं लगी होती है ना, इसमें इसके बहुत सारे दाने लगे होते हैं। अब क्या इसको आप हैंड पिकिंग से अलग कर पाएंगे कि दाने को? पूरे खेत में इतना वीट है, इतना वीट है, इतने गेहूं है, क्या आप हैंड पिकिंग से हर एक दाने को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? उसका नाम है थ्रेशिंग। देखते हैं थ्रेशिंग कैसे होती है। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, जो स्टॉक है उसको हम काट लेते हैं, स्टॉक यानी गेहूं को काट लेंगे, फिर उसका बंडल बना के उसको पीटते हैं पत्थर के ऊपर। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, जो एक किसान है, ये क्या कर रहा है, गेहूं के इसने बंडल पकड़ा हुआ है इस तरह से, और इसको जोर जोर से इस पत्थर के ऊपर पीट रहा है। इससे क्या होगा, जो उसका स्टेम है उससे ये दाने, उसका अनाज अलग हो जाएगा। इस मेथड को कहते हैं थ्रेश करना या थ्रेशिंग करना। अब तो थ्रेशिंग के लिए मशीनों का यूज़ होता है, इसको थ्रेशर कहते हैं हम, लेकिन पुराने ज़माने में इसी तरह से उसको हाथों से पीटा जाता था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो जिसको चीज़ को हमें अलग करना है अनाज को, वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हैंड पिकिंग से नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको हम थ्रेश करते हैं। ठीक है। अब मशीनों की हेल्प से लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन को हम थ्रेश करते हैं हाथों से, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड हमारा सेपरेशन का, वो है विनोइंग। अब विनोइंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। आपने रेत लेना है, मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड, और उसको हम उसमें डालना है भूसा, अनाज का निकलता है ना वो पाउडर सा भूसा, सॉ डस्ट बोलते हैं उसको, हमने वो डाल दो उसमें, या सूखी पत्तियां उसमें डाल दो, सूखी पत्तियां उसमें डाल दी। अब बताइए डिफरेंस क्या है इन दोनों में, सूखी पत्तियों और इनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों का वेट अलग है, दोनों क्या है, वेट अलग है। जब दो कंपोनेंट्स का वेट अलग हो उस केस में हम करते हैं विनोइंग। यहाँ हैंड पिकिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इम्प्योरिटी का साइज़ बहुत छोटा है, तो उस केस में हैंड पिकिंग से हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा वेट के डिफरेंस का, और उस मेथड को बोलते हैं विनोइंग। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air। यहाँ देखिए ये आंटी क्या कर रही है, एक ऊंची जगह पे आंटी खड़ी हो गई है और उनके हाथ में क्या है, अनाज है। अगर मान लिया आपने यहाँ एक फ़ैन चला दिया, यहाँ एक फ़ैन चला दिया आपने, जो हवा इस साइड को फेंक रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आंटी जैसे ही अनाज नीचे फेंकेगी, अब अनाज के जो दानों का वेट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें जो डस्ट है उसका वेट कम होता है। तो पंखे की हवा से जो भारी पार्टिकल हैं वो तो यहीं गिर जाएंगे सारे, लेकिन जो लाइटर कंपोनेंट है वो उड़ के दूर एक ढेर बना देंगे। तो यहाँ पे वेट का डिफरेंस है, तो उस वेट के डिफरेंस की हेल्प से जो हमारी आंटी हैं वो दोनों हीप्स को अलग कर लेती हैं, जो यूज़फुल है और जो नॉन यूज़फुल है। तो ऐसे मेथड को जहाँ पे हम वेट के डिफरेंस का यूज़ करेंगे उसे बोलेंगे हम विनोइंग। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain। जो किसान हैं हमारे इस मेथड को यूज करते हैं हल्के भूसे में से भारी अनाज के दानों को अलग करने के लिए। The husk particles are carried away by the wind। जो हवा उसको हस्क पार्टिकल को दूर बहा देती है। The seeds of grain get separated and form a heap। जो ग्रेन होंगे, अनाज के दाने होंगे, वो अलग ढेर बना लेते हैं, अलग हीप यानी ढेर बना लेते हैं। और जो हस्क पार्टिकल होगा, जो भूसा होगा, वो मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए एज ए फूड काम आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सेपरेशन का मेथड, वो है सीविंग। अब ये सीविंग क्या होती है? सीव बोलते हैं छन्नी को। जैसे आपने यहाँ डिफरेंस देख रहे होंगे, आपने देखा होगा
घर में हम क्या करते हैं, जो आटा लेके आते हैं चक्की में से पिसवा के आटा लाते हैं, उसको पहले छन्नी से छान लेते हैं, तो छन्नी को बोलते हैं सीव। तो इसमें पार्टिकल साइज का डिफरेंस होता है, वेट का डिफरेंस भी होता है। आटे में जो भूसा होगा अनाज का, उसका वेट कम होता है, उसका साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो छन्नी में से जो छोटे साइज वाला आटा होगा नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन बड़े साइज का और हल्का भूसा उस छन्नी में ऊपर रह जाता है। तो जब हमारे पास इम्प्योरिटीज़ का साइज अलग हो, हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स थे, तो उस केस में हम सीविंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में हमारी इम्प्योरिटी ज़्यादा है, हैंड पिकिंग यूज़ नहीं हो सकती है। और आटे को हम ऐसे नीचे गिरा नहीं सकते, तो विनोइंग भी यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम सीविंग का मेथड। यहाँ आप देखेंगे जो मज़दूर करते हैं, तो मज़दूर जैसे रेत को छानते हैं, रेत में पत्थर भी होते हैं, तो वो इस रेत को इस सीव के ऊपर फेंकते जाते हैं। ये सीव होता है, उसके ऊपर फेंकते जाएंगे, उससे क्या होगा, रेत तो हमारा जो छोटा पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, लेकिन पत्थर हमारे यहाँ पे आके अलग हो जाएंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपने जो यूज़फुल कंपोनेंट है रेत को, उसको पत्थरों से अलग कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। तो देखा आपने, सीविंग हम कब यूज़ करेंगे, जब दो चीज़ों के साइज में डिफरेंस होगा, तो उस केस में हम सीविंग से भी अलग कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटी देखेंगे, ब्रिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। हम एक छन्नी और घर से आटा लेके आएंगे क्लास में, और उस आटे को सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट, उस आटे को छाननी से छान देंगे। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसीज एंड मिक्स इट। अब चॉक को बिल्कुल महीन बारीक तोड़ देंगे और इसको आटे में मिला देंगे। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग। इन्होंने एक्टिविटी में क्या किया कि इन्होंने जो हमने आटा साफ किया, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर, उसमें हमने मिक्स कर दिया पाउडर्ड चॉक। अब बताओ, क्या आप इसको सीविंग से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोर आटे का और चॉक पाउडर का साइज लगभग सेम ही होगा। तो उस केस में देखेंगे हम अब कौन सा हम मेथड यूज करने वाले हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जो दोनों का साइज भी सेम हो, तो उसकी हम सॉल्युबिलिटी के बेस पे चेक करेंगे। सॉल्युबिलिटी यानी एक चीज़ पानी में घुल जाती है, एक नहीं घुलती है। तो इसमें मेथड आते हैं सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन आएगा, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब हम देखेंगे सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कई बार क्या होता है, विनोइंग से भी यानी हवा से भी हम अलग नहीं कर पाते हैं, हैंड पिकिंग से भी अलग नहीं कर पाते हैं। तो हम उस केस में यूज़ करते हैं एक डिफरेंट मेथड, का नाम है सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन। आपको यहाँ एग्जाम्पल से दिखाते हैं। सेडिमेंटेशन होता क्या है, when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. हम heavier component होता है मिक्सचर का, वो नीचे बैठ जाता है जब हम उसको पानी में घोल देते हैं, उस मेथड को कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। मान लीजिए हमारे पास मिट्टी और पानी का मिक्सचर है, मिट्टी और पानी का, मिट्टी पानी में घुली हुई है पूरे में। आपने देखा होगा इसे हैंडपंप से आप पानी लेके आते हैं। मान लिया आपने ये हैंडपंप है, यहाँ से सुबह सुबह पानी की बाल्टी लेके आए। सुबह सुबह क्या होता है, हैंडपंप में मिट्टी निकलती है पानी में से, तो वो पूरी मिट्टी इसमें से तैरती रहती है। आप घर जाके क्या करते हैं, उस बाल्टी को एक जगह रख देते हैं। कुछ टाइम बाद जो मिट्टी या इम्प्योरिटी के पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं ना, क्योंकि उनका वेट क्या है, ज़्यादा है, और पानी में वो सॉल्युबल भी नहीं होता। तो इस मेथड को कहते हैं हम सेडिमेंटेशन, यानी इम्प्योरिटीज लार्जर पार्टिकल्स का, हैवी पार्टिकल्स का पानी में नीचे बैठ जाना, इसे कहेंगे हम सेडिमेंटेशन। अब इसी मेथड का अगला होता है डिकेंटेशन। अब मान लिया आपकी बाल्टी में गंदगी नीचे बैठ चुकी है जो सुबह पानी लाए थे। हम क्या करते हैं, इस बाल्टी को टेढ़ा करते हैं। हमने टेढ़ा किया और सारा पानी निकाल दिया ऊपर से,
तो क्या होगा, साफ पानी हमारी अलग बाल्टी में आ जाएगा और इम्प्योरिटीज हमारी इसी बाल्टी में रह जाएंगी। तो इस पानी को निकालने को कहते हैं हम डीकेंटेशन। क्या कहते हैं इसको? डीकेंटेशन। देखिए बुक में क्या लिख रखा है, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। जब heavier component, हमारा भारी component नीचे बैठ जाता है पानी में घुलने के बाद, उसे कहेंगे हम sedimentation। when the water along with the dust is removed, the process is called decantation। जब पानी को हम अलग कर लेते हैं उसे कहेंगे हम decantation। ठीक है, इन डेफिनेशंस को आप कॉपी में नोट कर लेंगे, सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है हमारा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया आपको, गिलास में के पानी में गंदगी थी, गंदगी नीचे बैठ गई, इसे कहेंगे हम सेडिमेंटेशन। फिर इस गंदगी में से पानी हमने अलग कर दिया, गंदगी यहीं रह गई, इसे कहेंगे हम डिकेंटेशन। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन क्या होता है। अब आपने देखा होगा चाय की पत्ती को हम अलग करते हैं चाय में से, तो उसमें हम एक सीव का यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। तो उस केस में जहां पे इम्प्योरिटी थोड़ी लार्ज हो जाती है तो वहां पे क्या करेंगे हम, फिल्ट्रेशन की हेल्प से भी उसको अलग इम्प्योरिटी को कर सकते हैं। आप खुद बताइए, मान लिया आपने चाय बनाई, इस बर्तन में आपने चाय बना दी, गैस चल रही है आपकी, यहां चाय उबल चुकी है। अब क्या यहां पे आप डिकेंटेशन से इसको अलग कर सकते हैं? मान लिया आपने इस बर्तन में इसको उड़ेल दिया धीरे धीरे करके, तो क्या सारा का सारा चाय साफ हो जाएगा, चाय पत्ती सारी इसमें रह जाएगी? तो डिकेंटेशन से क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज भी इसमें आ जाएंगी। तो हमें डिकेंटेशन तो काम नहीं आएगा, वहां क्या काम आएगा, वहां हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीव छन्नी रखेंगे, स्ट्रेनर कर लेंगे और फिर चाय को छानेंगे, तो सारी की सारी चाय पत्ती हमारी यहाँ रह जाएगी और साफ चाय यहाँ आ जाएगी। तो उसे कहते हैं हम फिल्टरेशन। क्या कहते हैं इसको? फिल्ट्रेशन। ठीक है, आपने कई बार क्या देखा होगा, जैसे बाल्टी में अगर आपको पानी साफ करना हो तो एक कॉटन का कपड़ा इसके ऊपर रख दो, पानी, गंदे पानी को इसमें डालो, कीचड़ वाला पानी, यहाँ सारा पानी लगभग साफ ही आएगा और गंदगी हमारी इस कॉटन में रह जाएगी। या आप जब पनीर बनाते हैं दूध से, दूध को हम दही, जो पनीर बनाने के लिए हमने दूध को, उसको इसमें लेमन मिला देते हैं, फिर दूध हमारा कैसा हो जाता है, उसको ना फट जाता है दूध। तो उस केस में क्या करते हैं, हम उस दूध को इसमें डालते हैं, फटे हुए दूध को, तो हमारा पानी जो है वो नीचे आ जाता है, लेकिन पनीर हमारा सारा इसमें रह जाता है। तो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन से अपने यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। एक तालाब में से कीचड़ वाला पानी लेके आइए। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो उसमें कुछ सॉइल मिक्स कीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। उसे आधा घंटा ऐसे ही रहने छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि आप जिस पानी में मिट्टी घुली हुई थी उसको आपने ऐसे छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो क्या होने वाला है। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम। क्या कुछ मिट्टी बॉटम में बैठ जाएगी। वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे आप। हाँ, सही कहा आपने, सेडिमेंटेशन कहेंगे इसको हम। सेडिमेंटेशन से हमारा जो मिट्टी है वो पानी के नीचे बैठ जाती है। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास। अब उस ग्लास को जिसमें हमारी मिट्टी बैठ गई थी उसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे हम। इसको हमने क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। इस तरह टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने से क्या होगा, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हल्के से बिना हिलाए उसको टेढ़ा करना है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अदर ग्लास। इसका पानी दूसरे ग्लास में भर लीजिए। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। क्या दूसरे ग्लास में भी पानी अभी ब्राउन है रंग में। अगर ब्राउन है तो नाउ फिल्टर इट। अब इसे फिल्टर कीजिए।
क्या इसके लिए आप टी स्टेनर का यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि पानी में तो बिल्कुल बारीक इम्प्योरिटी है, वो रंग जो ब्राउन कलर है उसका, जो बड़ी थी वो नीचे बैठ गई, लेकिन अब भी जो बारीक इम्प्योरिटी वो कहाँ रहेगी हमारी, उस पानी में है। तो हम क्या करेंगे उसको, क्या टी के स्टेनर की हेल्प से उसको हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम उसको किससे अलग करेंगे? थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसकी हेल्प से अलग कर सकते हैं। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड्स। जो कपड़े का टुकड़ा है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद, गैप रह जाते हैं जब जब धागों से कपड़ा बनता है। These pores in a cloth can be used as a filter. उस कपड़े के जो गैप हैं, पोर्स हैं, छेद हैं, उनको हम एज ए फिल्टर यूज कर सकते हैं। इफ द वे वाटर इज स्टिल मडी, क्या पानी अभी भी कीचड़ वाला है? Impurities can be separated by a filter that has even, आगे देखते हैं, that has even smaller pores. तो हम इस तरह से अलग अलग साइज की इम्प्योरिटीज को अलग अलग फिल्टर की हेल्प से अलग कर सकते हैं। ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर। एक फिल्टर पेपर आप साइंस लैब में देखेंगे कि फिल्टर पेपर क्या होता है, उसकी हेल्प से भी हम चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर पेपर में बहुत छोटे पोर होते हैं, कपड़े से भी छोटे। तो आपको यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से फिल्टर पेपर हेल्प करता है साफ करने में पानी को। हम ये गोल फिल्टर पेपर है, इससे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, और इस फनल की हेल्प से हम, ये फनल यहाँ डाल दी हमने, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो बिल्कुल साफ पानी हमारे पास यहाँ पहुँच रहा है। तो पहले हमने देखा कि जो जिस पानी में मिट्टी थी उसको हमने सेटल डाउन होने दिया, जिसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। पहले सेडिमेंटेशन किया तो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी वहाँ से निकल चुकी है। सेडिमेंटेशन के बाद हमने क्या किया, उसको डिकेंटेशन किया, यानी वहाँ से पानी को हमने अलग कर लिया। अब डिकेंटेशन के बाद भी कुछ इम्प्योरिटी, क्योंकि पानी अभी मडी था, हमने एक क्लॉथ की हेल्प से, कपड़े की हेल्प से साफ किया। कपड़े से भी कुछ इम्प्योरिटी जो थोड़ी बड़ी थी निकल गई, लेकिन फिर भी पूरा पानी साफ नहीं हुआ, तो वहाँ हमने लास्ट में यूज़ किया फिल्टर पेपर। क्योंकि फिल्टर पेपर में पोर बहुत ही छोटे होते हैं, तो सबसे छोटे साइज़ की इम्प्योरिटीज़ भी यहीं रह जाएगी फिल्टर पेपर में, बाकी बिल्कुल साफ पानी हमारा नीचे छन के हमारे पास पहुँच जाएगा। तो हम देखेंगे हम प्रॉपर्टीज़ का जो डिफरेंस है उसकी हेल्प से हम अलग अलग इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं। अब अगर मान लिया आपके पास, हम देखते हैं कि एक पानी में नमक घुला हुआ है, क्या घुला हुआ है? सॉल्ट घुला हुआ है प्लस वाटर। अब बताइए, क्या उसको आप फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम स्टेट ऑफ मैटर, यानी सॉलिड लिक्विड गैस या बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से उन दोनों को अलग करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आती है इवेपोरेशन। क्या आती है? इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। किसी चीज को, लिक्विड चीज को वेपर बना देना, पानी को वेपर बना देना, यानी लिक्विड से उसको हम गैस बना देंगे। लिक्विड से क्या बन जाएगा? वो गैस। जब उसको हम हीट देंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब जब हम इस पानी जिसमें नमक घुला है इसको गर्म करेंगे, मान लो इसको हमने गर्म कर दिया, तो क्या होने वाला है? जो पानी है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा हमारा? ओनली सॉल्ट बच जाएगा। तो यहाँ देखा आपने, जो इम्प्योरिटी का साइज बिल्कुल सेम था, जो दिख भी नहीं रही थी, जो सेडिमेंट भी नहीं होती है, उसको हम इवेपोरेशन की हेल्प से भी अलग कर सकते हैं। आपने देखा होगा समुद्र से नमक कैसे निकालते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सी है, समुद्र है, उसमें क्या होता है? आपने देखा होगा नमक कहाँ से निकालते हैं? हम समुद्र से ही निकालते हैं। तो इस पानी को हम क्या करते हैं? अलग लेके जाते हैं, वहाँ सनरेज इस पानी को गर्म कर देती हैं, जो सारा का सारा पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, और वहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास? ओनली सॉल्ट बच जाएगा। तो इस तरह इवेपोरेशन से भी हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि अब पानी तो हमें मिला नहीं, पानी ज़रूरत का है, तो पानी कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ दिखाया गया है कि नमक से,
समुद्र से नमक कैसे अलग करते हैं? समुद्र के पानी को अलग हम यहाँ पे अलग अलग चैम्बर बना देंगे, जिसमें पानी भर देंगे सारा, फिर इसको सूरज की रोशनी पानी को उड़ा देगी, हमारे पास क्या बच जाएगा? ओनली सॉल्ट बच जाता है। अगर मान लिया हमें पानी भी वापस चाहिए, कि वो उससे हमें वेस्ट नहीं करना है, तो क्या करेंगे? हमें करना है कंडेंसेशन। क्या करना है? कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी एक गैस को हम लिक्विड बना देंगे, इसे कहेंगे हम कंडेंसेशन। और ये कब होता है? जब हम उसको ठंडा करते हैं। आपने इवेपोरेशन के केस में देखा था, जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं तो लिक्विड क्या बन जाता है? गैस बन जाता है, पानी से वेपर बन जाते हैं, वो था इवेपोरेशन। लेकिन जब गैस को हम कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो लिक्विड बन जाती है, इसे कहते हैं हम कंडेंसेशन। तो अगर मान लिया आपने ये यहाँ पे डायग्राम दिया होगा, देखते हैं उसको। यहाँ पे आपने देखा एक केटल रखी हुई है गर्म करने के लिए। केटल में पानी है, उसको हम गर्म कर रहे हैं। अब जो लिक्विड है, जो पानी है, वो तो क्या बन जा रहा है? वेपर, गैस बन जा रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं हम इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अब हमें इस स्टीम को, यानी वेपर्स को, अगर हमें वाटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक ढक्कन है, जिसके ऊपर हमने ये देखो आइस पीस रखे हुए हैं, बर्फ रखा हुआ है। बर्फ से क्या होगा? ये ढक्कन ठंडा रहेगा, तो जो भी वेपर्स यहाँ आके ढक्कन के साथ टच करेंगे, वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे। इसे कहेंगे हम कंडेंसेशन। तो हमारा पानी फिर से वापस आ जाएगा। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या है? दो एक जैसे ही प्रोसेस हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेट ऑफ मैटर का। इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस बनता है और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बनता है। इवेपोरेशन में हम हीट करते हैं, गर्मी देते हैं, कंडेंसेशन में हम कूल करते हैं। तो हमने देखा इवेपोरेशन या कंडेंसेशन से भी हम चीज़ों को अलग कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हम चीज़ों को अगर पानी में घोलें तो उसमें कितना भी अमाउंट घोल सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्टिविटी 8 में दिखाया गया है, वी विल नीड ए बीकर और ए टम्बलर। हमें एक बीकर या टम्बलर चाहिए। ए स्पून सॉल्ट एंड वाटर, एक चम्मच नमक और पानी। पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर, उस बीकर में आधा कप पानी डालिए। ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उसको घोलिए। अनटिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली, जब तक उसमें नमक घुल ना जाए। अगेन ऐड ए टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल, उसके बाद फिर से एक नमक का चम्मच लीजिए और उसको पानी में घोल दीजिए। तब तक पानी में नमक घोलते रहें जब तक उसमें नमक घुलना बंद ना हो जाए। जब उस बीकर में और नमक नहीं घुल सकता, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। अब इतना हम नमक घोल चुके हैं कि उसमें और नमक नहीं घुल रहा है, तो उस सोल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। उस चीज़ को कहेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी जब एक सॉल्वेंट, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है जहाँ पे एक लिक्विड है, इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और उसमें एक सॉलिड, इसको कहेंगे सॉल्यूट। क्या कहें इसको हम? सॉल्यूट घोल रहा है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को कहते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में उसको हम सैचुरेट कब कहेंगे? जब सॉल्वेंट में और सॉल्यूट नहीं घुल सकता, यानी उस पानी में अब और नमक नहीं घुल सकता, तो उस केस में सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लीजिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट है उसका, और सॉल्यूट क्या है? जो सॉलिड पार्ट है, जिसको हम घोल रहे हैं। तो हमारे केस में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। अब जब वाटर में और सॉल्ट घुलना बंद हो जाए, तो उस केस में सॉल्यूशन को कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उसको हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मान लिया उस सॉल्यूशन को, अब जिसमें नमक घुलना बंद हो गया है,
उसका हमने हीट कर दिया। क्या कर दिया हमने? हीट कर दिया। आप देखेंगे कि जो नमक नीचे बैठा हुआ था, नहीं घुल रहा था, वो भी उसमें घुल जाएगा। यानी हीट करने से सैचुरेशन उसकी कम हो जाती है, उसमें हम चीज़ें और घोल सकते हैं। और जैसे ही उसको हम फिर से ठंडा कर देंगे उसको, तो फिर से जो नमक घुल चुका था वो फिर से इसके बॉटम पे आ जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन गर्म करने से और उसमें घोला जा सकता है चीज़ों को, और ठंडा करने से वो जल्दी सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे अब। आपने देखा कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें और चीज़ें नहीं घुल सकती, लेकिन गर्म करके उन चीज़ों को हम थोड़ा उसमें और घोल सकते हैं, और ठंडा करके हम उसमें चीज़ों को कम घोल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें जो मेन टर्म्स हैं, कीवर्ड्स। चर्निंग क्या होता है? मथना। जब हम दही में से मक्खन और लस्सी निकालते हैं उसे कहते हैं हम चर्निंग। कंडेंसेशन क्या होता है? जब गैस को या वाटर वेपर्स को हम कूल डाउन करें तो उससे क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, उसे कहते हैं हम कंडेंसेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? एक पानी के टम्बलर को जिसमें इम्प्योरिटी नीचे बैठ चुकी है उसको टेढ़ा करके उससे साफ पानी बाहर निकाल देना, उसे कहते हैं हम डिकेंटेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब एक लिक्विड यानी वाटर को हम हीट करें तो उससे बन जाते हैं वाटर वेपर्स, उसे कहेंगे हम इवेपोरेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब बहुत स्मॉल साइज की इम्प्योरिटीज को हम पानी से अलग करें विद हेल्प ऑफ ए फिल्टर और क्लॉथ, उसे कहते हैं हम फिल्ट्रेशन। हैंड पिकिंग क्या होता है? हाथों की हेल्प से बड़े साइज की इम्प्योरिटीज को निकालने, जैसे दाल से हम पत्थर निकाल देते हैं, उसे कहते हैं हैंड पिकिंग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जहां पे हम और सॉल्यूट नहीं घोल सकते, अब उसमें जितनी लिमिट थी उसमें घोलने की वो खत्म हो चुकी है, उसे कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज पानी में घोलने के बाद नीचे बैठ जाती हैं, उसे कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। सीविंग क्या होता है? छन्ना। जैसे हम सीव की हेल्प से चाय में से चाय पत्ती अलग कर देते हैं, उसे कहते हैं हम सीविंग। सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे एक लिक्विड में सॉलिड को हम घोल देते हैं, उसे कहते हैं हम सॉल्यूशन। थ्रेशिंग क्या होता है? अनाज के दानों को अलग करने के लिए उसे पीटा जाता है, या तो मशीन की हेल्प से या हाथों की हेल्प से, उसे कहते हैं हम थ्रेशिंग। विनोइंग क्या होती है? जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उनको लाइटर पार्टिकल्स से अलग करना विद हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। तो ये इसके कीवर्ड्स थे। नेक्स्ट थिंग इज समरी क्या है यहाँ दी हुई। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हम हैंड पिकिंग की हेल्प से, विनोइंग की हेल्प से, सीविंग की हेल्प से, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हस्क एंड स्टोन। हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। पत्थर को या भूसे को हम हैंड पिकिंग की हेल्प से अलग कर लेते हैं। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। ग्रेन में से भूसे को अलग करना विनोइंग की हेल्प से कर सकते हैं। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। जब साइज का फर्क होता है तो मिक्सचर में से हम इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन। पानी और रेत के मिक्सचर में से जो हैवियर भारी वाला सैंड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और जो रेत नीचे बैठ जाएगा तो हम पानी को अलग कर लेंगे, उसे बोलेंगे हम डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब एक मिक्सचर में इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड घुले हुए हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। जैसे हमने चाय पत्ती को चाय से अलग किया था। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। इवेपोरेशन क्या होता है? जब एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है उसको कहते हैं हम इवेपोरेशन। इससे हम क्या करेंगे? सॉलिड और लिक्विड को अलग कर सकते हैं। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच वन
नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? जब उसमें कोई और चीज़ ज़्यादा नहीं घोली जा सकती, उसे कहेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन। मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन ए सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। और सब्सटेंस घोला जा सकता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में हीटिंग करने के बाद। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। पानी में अलग अलग चीज़ें अलग अलग अमाउंट में घुलेंगी। यानी मान लिया अगर 1 लीटर में 10 ग्राम नमक घुल सकता है, तो चीनी ज़रूरी नहीं कि 10 ग्राम ही घुलेगी, वो 20 ग्राम भी घुल सकती है। ठीक है, तो पानी में हर एक चीज़ अलग अलग अमाउंट में घुलती है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5th चैप्टर की। होप आपको अच्छे समझ आया होगा। घर पे आप बुक को भी अच्छे से रीड करें तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।